हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एटम या परमाणु। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ ली। तो आज हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एटम या परमाणु। आज हम परमाणु के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी जानकारी क्या क्या है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मेरे वीडियो में जो वीडियो और ऑडियो को लेकर के जो भी इश्यूज हैं वो मैं जल्दी ही सॉल्व कर लूँगी। तो चलिए आज चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, बात करते हैं एटम की। तो एटम क्या है, हमने अभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा कि जो मैटर में छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो कई भारतीय दार्शनिक और ग्रीक दार्शनिक ने उनको बताया कि वही जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस ने बताया कि वही जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो एटम है। उसको उन्होंने एटम नाम दिया, लेकिन उसके लिए उनके पास कोई थ्योरी नहीं थी कि वो हम उसको एटम किस बेस पे कह रहे हैं, वो केवल एक फिलॉसफी थी। फिर उसको किसने बताया डिटेल में, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आई, जिसको हमने पढ़ लिया है। उसके 5 पोस्टुलेट भी हमने पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। आज हम जानेंगे कि ये एटम या परमाणु होता क्या है, उसका शेप कैसा होता है, उसकी साइज कैसी होती है और एटम का मास क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एटम जैसा कि पहले की वीडियोस में देख चुके हैं, ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हाई पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत हाई टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी एक जूम इमेज मिली, जिसके थ्रू पता चला कि जो एटम होते हैं उनका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ एटम को क्या बोल सकते हैं, एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी them even under the optical microscope। मीन्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते हैं। फिर जो एडवांस डिवाइसेस आई उनके थ्रू उसकी जो जूम इमेज मिली, उससे पता चला कि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ऐसा। ठीक है, अब शेप तो हमें मिल गया कि शेप ऐसा होता है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी साइज क्या होती है। ठीक, तो मैं आपको एक अगर बॉल देती हूँ, मान लीजिए ये कोई किसी ये फुटबॉल है। ठीक है, अब आप बताइए इसकी साइज क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होगा कि इसकी रेडियस क्या है ना। जब हमें रेडियस पता होगी तभी तो हम फुटबॉल की साइज बता पाएंगे। तो परमाणु की या एटम की साइज जानने के लिए उसकी रेडियस जानना जरूरी है। ठीक है, कि उसकी रेडियस क्या है। तो क्योंकि फुटबॉल जो है वो बड़ी है, तो आप उसकी साइज के लिए क्या यूनिट ले सकते हैं, जैसे मीटर में, सेंटीमीटर में, दूरियों के लिए किलोमीटर होता है। तो ये बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। लेकिन परमाणु इतना छोटा है साइज में कि उसको हम किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में। ठीक है, तो एटम की जो साइज होती है उसको हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं, तब जाके हमें एटम की साइज मिलती है। तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, या फिर 1/10⁹ मीटर। ठीक है, इतना छोटा होता है साइज में कि अगर हम 1 मीटर लाइन को इतने छोटे छोटे 10 बराबर भागों में बांट दें, तो ये जो छोटा सा भाग है, इतना छोटा सा भाग, ये इसकी साइज होगी। बहुत छोटा होता है एटम। ठीक है, तो हमने शेप की बात कर ली और साइज की बात कर ली कि साइज जो होता है एटम का वो हम किस में मेजर करते हैं। साइज के लिए रेडियस चाहिए, और रेडियस जब हमें पता होगा तभी हमें किसी भी परमाणु की साइज पता होगी। तो ये किसमें नापे जाते हैं, मेजर किए जाते हैं नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर, और या 1/10⁹ मीटर। ठीक है, मतलब ये इतने छोटे
छोटे होते हैं कि नेक डायस्टर तो बिल्कुल भी नहीं देखे जा सकते। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या है? एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। सेकेंड है द साइज ऑफ एन एटम इज indicated by its radius, which called atomic radius। ठीक है। थर्ड है atomic radius is measured in nanometer, okay, and 1 nanometer is equal to 10 की पावर -9 मीटर is equal to 1/10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, वही जो मैंने बताया वही लिख दिया। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस, मतलब किसी भी एटम की साइज जो होगी वो हमें कैसे पता चलेगी? रेडियस के थ्रू पता चलेगी। विच कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, जो कि एटॉमिक रेडियस कहलाती है या किसी भी परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन एनएम या नैनोमीटर, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है, या परमाणु त्रिज्या नैनोमीटर में नापी जाती है, मतलब उसकी जो यूनिट होती है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर इज इक्वल टू 1/10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया? साइज के बारे में। अब बारी आई सिंबल्स की। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो एटम होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, उनका सिंबल डाल्टन ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं या जब भी कोई रिएक्शन करते थे तो हमें पूरा लिखना पड़ता था, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, पूरा लिखना पड़ रहा है ना। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या होता था? टाइम ज़्यादा लगता था और ज़्यादा ये सुविधाजनक नहीं था। तो डाल्टन ने सबसे पहले सिंबल्स दिए, ठीक है, ये सुविधाजनक बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल ये बना दिया। फिर उसके बाद जैसे कार्बन है तो कार्बन का सिंबल ये बना दिया। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का सिंबल ये दे दिया। प्लैटिनम है तो प्लैटिनम का सिंबल ये दे दिया। फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का सिंबल ये दे दिया। ठीक है, गोल्ड है तो गोल्ड का सिंबल क्या दे दिया? जी, गोल्ड। ठीक है, कार्बन ये दे दिया। ठीक, तो ऐसे उन्होंने सिंबल दे दिया। आपकी टेक्स्ट बुक में ये पूरा दिया हुआ है, आप उसको देखिएगा और यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, उन्होंने इस टाइप के सिंबल्स दिए। ठीक, लेकिन क्या हुआ, जब साइंटिस्ट काम करना शुरू किए या कहीं लैब में जब उन्होंने काम करना शुरू किया, जब हमें ज़रूरत हुई गोल्ड लिखने की, गोल्ड, और टाइम बहुत कम होता है, और गोल्ड लिखने की जब ज़रूरत हुई तो हमने पहले वहाँ सर्कल बनाया, फिर ये बनाया, और अगर गलती से जी लिख गया तो ये उसका सिंबल नहीं था, मतलब हमने क्या लिखना है? कैपिटल जी लिखना है। तो ये क्या होता था? इनकन्वीनियंट था, मतलब ये सुविधाजनक बहुत नहीं था। ये जो सिंबल उन्होंने दिया ये बहुत सुविधाजनक नहीं था। तो उसके बाद
मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट आए, कि मतलब जे बर्जीलियस आए जिन्होंने इसको और इजी वे में बताया कि हम किसी भी एलिमेंट्स के जो सिंबल होते हैं वो किन बेस पे दे सकते हैं, जो कि बहुत इजी भी था और बहुत ही सुविधाजनक था। और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि किस बेस पे हम किसी भी एलिमेंट्स को के सिंबल बना सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, जे बर्जीलियस ने क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर या फिर उस एलिमेंट के दूसरे तीसरे लेटर को लेकर के उसका सिंबल बनाया जा सकता है। दूसरा, जो भी फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा, H। ठीक है, और अगर हीलियम है तो हीलियम का सिंबल क्या हो जाएगा, He। तो कुछ लोगों ने Hl बोल दिया, कुछ लोगों ने Hm बोल दिया। तो अब ये क्या हो गया कि कई वैज्ञानिकों की कई बातें आने लग गई कि हम He लिख लेते हैं, हम Hl लिख लेते हैं या Hm ले लेते हैं। तो ऐसा कोई होना चाहिए, ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो ये कंफर्म करे, जिसका एक नियम हो कि नहीं, उसने जो बोल दिया सिंबल वही माना जाएगा। तो क्या आया, IUPAC। ठीक है, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। तो ये आ गया, संस्था आ गई IUPAC, जो अप्रूव करती थी कि किसी भी एलिमेंट्स के सिंबल्स और उसके यूनिट्स क्या होंगी। ठीक है, तो क्या आधार क्या बनाया जे बर्जीलियस ने कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल बनाना है उसमें फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल, एंड सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो उसका तो अपन H लिखे, और हीलियम है तो हम उसका H लिखेंगे तो सेम हो जाएगा, तो हम उसका सेकेंड लेटर भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, He। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि ज़रूरी नहीं है कि सेकेंड लेटर ही लिया जाए, हम उस एलिमेंट्स के नाम से कहीं से भी कोई भी एक लेटर ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन, तो क्लोरीन को अपन क्या लिखते हैं, Cl। जिंक हो गया, जिंक, जिंक को क्या लिखते हैं, Zn। क्लोरीन का Cl ले लिया और जिंक का Zn ले लिया। ठीक है, थर्ड उन्होंने एक और चीज़ बताई कि ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स के इंग्लिश नेम के आधार पर ही उसका सिंबल बने, उसके लैटिन नेम को भी हम सिंबल के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि इसके इंग्लिश नेम को ही सिंबल बनाया जाए, जैसे कि हाइड्रोजन को हमने H ले लिया तो उसके लैटिन नेम को भी हम सिंबल के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है सोडियम, लेकिन सोडियम को हम कैसे लिखते हैं, Na। क्यों, क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नेम है वो है नेट्रियम, नेट्रियम। ठीक है, वैसे ही पोटेशियम, पोटेशियम, उसका सिंबल क्या है और लैटिन नेम क्या है, कैलियम, कैलियम। ठीक, तो इस आधार पर उन्होंने एलिमेंट्स को क्या दिया, सिंबल दिया। ठीक है, तो बहुत इजी है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, जिनको आपको लर्न करना है। मैं उसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊंगी कि बाबा अलाउद्दीन गए तेल लेने, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी। जब एग्ज़ाम आता है तो ये सारी ट्रिक्स जो होती हैं मेरे हिसाब से तो भूल जाती हैं, नहीं ध्यान में आती। आप उसकी प्रैक्टिस करिए, एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लेकर उसकी प्रैक्टिस करिए बार बार, और समझिए उसको, और बार बार उसको बोलिए, लर्न करिए, वो बहुत अच्छी तरह से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट है, पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। ठीक है, 1 2 3 4 5, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये फर्स्ट 10 हो गए। और नेक्स्ट 10 क्या हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, इनको आप
अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, बार बार लर्न करेंगे, बनने लगेगा, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ये बनने लगेगा। कोई भी जो शॉर्ट टिक्स आती हैं कि बाबा अलाउद्दीन या फिर कुछ भी करके आप अगर बनाना चाहते हैं, अगर आपको वो इजी लगता है तो ठीक है, आप उस मेथड से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो मेथड भी बताऊं तो मैं वो भी बता दूंगी। अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगी इसी मेथड। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ने की बारी आएगी, जब मैं 11th का चैप्टर चालू करूंगी, स्टार्ट करूंगी, तब मैं वो ट्रिक्स भी आपको बता दूंगी। ठीक है, अब चलते हैं एटॉमिक मास की ओर। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ध्यान से समझने का ये टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हुआ कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.632 इंटू 10⁻⁻24 बताया गया। अब इसको आधार मानकर हम और एलिमेंट्स का मास निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने बहुत ही आगे चलकर साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई जिसके थ्रू हर एलिमेंट्स के मास हम निकाल सकते हैं, या हर एलिमेंट्स का मास निकालने की एक टेक्निक दी। ठीक है, तो क्या है टेक्निक या तरीका बताया। ठीक है, तो क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक सब्जी वाले के पास गए और उससे क्या बोले कि हमको 1 किलो टमाटर दे दो। तो क्या वो 1 किलो टमाटर अपनी हथेली में रख के, मतलब उसका वजन हथेली से करके आपको दे देगा और आप संतुष्ट हो जाओगे? क्या वो 1 kg टमाटर है, 1 किलो टमाटर है? नहीं पता वो कितना है, तो वो 1 kg है, इसके लिए उनके पास बाट होता है, 1 किलो का बाट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू, जिसको स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट या स्टैंडर्ड रेफरेंस मैटर होता है, उनके पास पदार्थ होता है जिसको रख करके वो वजन कर लेते हैं कि टमाटर 1 kg है कि आधा किलो है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक तराजू। ठीक, ये आपको समझने के लिए मैं ले रही हूँ। ठीक, अब इसमें टमाटर रखे हुए हैं, तो आप इसमें 1 kg का बाट रख दिए। ठीक, अब जब 1 kg का बाट रख दिए तो आपको पता चल गया कि हाँ ये 1 किलो टमाटर है, तो ये क्या कहलाया? रिलेटिव मास, रिलेटिव मास। ठीक, मतलब जितना इसका भार है उतना ही बाट का भार है। तो बाट का जैसे ही हमने रखा तो हम जितना इसका भार है उतना ही टमाटर हम इसमें रखते चले गए, तो हमें पता चल गया कि टमाटर का भार कितना है? 1 किलो है। तो रिलेटिव मास कहे इसको। तो किसी भी एलिमेंट का मास निकालने के लिए हम कौन से कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे? कॉन्सेप्ट कौन सा काम करेगा? रिलेटिव मास। कॉन्सेप्ट कौन सा काम करेगा? रिलेटिव मास। ठीक, तो एलिमेंट्स के रिलेटिव मास को निकालने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी जिसका मास दिया गया हो या जिसका मास हमें ज्ञात हो। जब उसका मास हमें ज्ञात होगा तभी तो हम अननोन का निकाल पाएंगे, है ना। तो उन्होंने क्या लिया? कार्बन 12 को। कार्बन के 3 समस्थानिक थे जिसमें से उन्होंने कार्बन 12 को लिया। ठीक है, इसका मास हमें पता है कि कार्बन का जो मास होता है वो कितना होता है? 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये मास की यूनिट कहलाती है। अब IUPAC ने मास की यूनिट को U बता दिया है कि आप U लिख करके एटॉमिक मास की यूनिट लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट के रूप में क्या लिया? कार्बन 12 को लिया। ठीक है, इसको आधार माना। अब चलिए फिर से एग्जाम्पल की ओर चलते हैं और उसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और बोलते हैं हमें 1 किलो टमाटर नहीं चाहिए, हमें 1 टमाटर चाहिए।
तो अब वो एक टमाटर कैसे दे पाएगा या उसका वजन कैसे करेगा? तो उन्होंने क्या किया, आप इस टमाटर को फ्री में ले जाओ। लेकिन हमें तो साइंटिफिक वे में जानना था कि इस एक टमाटर का वजन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट के रूप में एक तरबूज ले लेते हैं। ठीक है, एक तरबूज ले लेते हैं जो कि 60 ग्राम का है, 60 ग्राम का है। ठीक है, अब हम तराजू के एक पलड़े में एक टमाटर रख देते हैं और तराजू के दूसरे पलड़े में हम एक पूरा तरबूज रख देते हैं। तो हम देखते हैं कि तरबूज तो इससे भारी है, तो कोई भी वजन नहीं मिल रहा है हमको। फिर हम तरबूज को क्या करते हैं, 2 बराबर भाग में बांट करके आधा तरबूज इसमें रखते हैं, तो भी तरबूज का वजन ज़्यादा आता है। फिर हम तरबूज को 4 बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब 15 ग्राम 15 ग्राम 15 ग्राम 15 ग्राम। तो 15 ग्राम का तरबूज यहाँ रखते हैं, तो भी इसका वजन टमाटर के वजन से वो ज़्यादा है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, तरबूज को 12 बराबर भागों में बांट देते हैं, 12 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, जब इसको 12 भागों में बांट दिए तो 60/12 नहीं दिख रहा, जब इसको 12 भागों में बांट दिए या 12 पीसेस में डिवाइड कर दिए तो एक पीस का वजन कितना आया, 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम आया। तो अब हमने क्या किया, ये जो 5 ग्राम वाला पीस था, 5 ग्राम वाला जो टुकड़ा था, उसको हमने तराजू के दूसरे बैलेंस के ये दूसरे जो पलड़ा है उसमें रख दिया 5 ग्राम का। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने 5 ग्राम का एक पीस रखा, फलक रखी उसकी, तो वैसे ही टमाटर बैलेंस हो गया। मीन्स हमारे टमाटर का जो वजन था वो 5 ग्राम था, 5 ग्राम था। सेम इसी कंसेप्ट को हम एलिमेंट्स में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को आप एलिमेंट में लगा दीजिए कि हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट के रूप में क्या लिया है, कार्बन 12 को लिया है। ठीक है, अब कार्बन 12 को लिया है तो स्टैंडर्ड रेफरेंस एलिमेंट में हमने क्या लिया, कार्बन 12 एटम। ठीक है, उसके थ्रू हमें अब निकालना है कि सेम तरबूज वाला कॉन्सेप्ट लगा करके उसके थ्रू हम हर एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं। तो क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, मीन्स एक AMU बराबर क्या होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू कितना होता है, 12 ही होता है। तो 12 और 12 गया तो 1 AMU ही आया। तो सेम वही हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे कि ये एक कार्बन एटम है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। ठीक है, इसके हमने 12 टुकड़े कर दिए, तो जो एक टुकड़ा है 12 पीस कर दिए, तो जो इसका एक टुकड़ा है वो कितना हो गया, 1 AMU का हो गया है ना, 1 AMU का हो गया। तो यहाँ क्या है, मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12 AMU। तो हम लिख सकते हैं कि 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, फॉर्मूला। अभी जो हमने तरबूज के फॉर्म में लिखा था, ठीक है, कि हमने 60 ग्राम तरबूज को 12 पीसेस में डिवाइड किया था, तो क्या लिखा था, 60/12 है ना। तो हमें 5 ग्राम के ईच पीसेस मिल गए थे। सेम यही कंसेप्ट यहाँ लग रहा है कि हम 12 AMU इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। क्या है, मास 1 कार्बन एटम का 12 है, तो 1 AMU इक्वल टू 1 AMU, वही फॉर्मूला लग रहा है। तो अब हमें मिल गया कि जैसे हमें हाइड्रोजन का मास निकालना है कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, तो वो तो अपने टेक्निक से निकाले होंगे लगे, लेकिन हम यहाँ एक बैलेंस ले लेते हैं, तराजू ले लेते हैं और हमने यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने कार्बन
12 का 1 MU जो 12 भागों में हमने डिवाइड किया था उसका 1 MU पार्ट, पिज़्ज़ा पार्ट जो हमें मिला था उसको उठा करके रख दिया। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया। तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो 1 MU होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन रख दिया। ऑक्सीजन, अब हम 1 MU के पार्ट रखते चले गए, पीसेस रखते चले गए, 1 MU के पीसेस रखते चले गए, बैलेंस नहीं हो रहा था। हमने उसके 16 पीसेस रखे। जब हमने उसके 16 पीसेस रखे तब जाकर के ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। ठीक है, तो मीन्स यहाँ से क्या पता चला कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16 MU। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स को एटॉमिक मास का ये जो कंसेप्ट है थोड़ा टफ लगता है, तो इसको बार बार आप देखिए, अपने तरीके से भी समझने की कोशिश करिए। मैंने वैसे अच्छे से समझाया है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत जा रही है। मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। और नेक्स्ट जो हमारे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम कैसे जानेंगे, हमारा अब याद करिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस साइंटिस्ट ने बताया था कि जो एटम होते हैं या परमाणु जो होते हैं वो कभी भी सिंगल फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी दार्शनिक का मैंने नाम बताया था कि उन दार्शनिक ने बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उनकी फिलॉसफी को आधार बना करके मॉलिक्यूल्स को समझाया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल, कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं। आपको अगर हमारा चैनल, हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें अगर पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।